अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं जमात का सबक नंबर 1 जिसका नाम है अददी निज़ाम गुजराती में संख्या पद्धति, आज इसे हम शुरू करने जा रहे हैं। सबक को शुरू करने से पहले हमें जिन चीज़ों की मालूमात इसमें होनी चाहिए वो पहले हम मालूमात अख़ज़ कर लेंगे, फिर हम सबक की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है तबई आदात। देखिए, क्योंकि ये सबक जो है पूरा अदद पर ही मबनी है, इसलिए हम पहले अददों की बात करेंगे। तबई आदात गुजराती में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो जो नंबर पॉजिटिव वाले होते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से लामहदूद, उन्हें तबई आदात कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या, और उन्हें एन से बताया जाता है। उसके बाद आते हैं मुकम्मल आदात। इन तबई आदात के अंदर सिर्फ ज़ीरो का उमेरा कर दिया जाए तो ये हो जाते हैं मुकम्मल आदात पूर्ण संख्या, लामहदूद तक पॉजिटिव वाले नंबर। चलिए अब बात करेंगे हम पूर्णांक संख्या सही आदात। तो सही आदात किसे कहते हैं? जिसमें ज़ीरो भी आता है, पॉजिटिव वाले नंबर भी लामहदूद तक आते हैं और नेगेटिव वाले नंबर भी लामहदूद तक आते हैं, उन्हें कहा जाता है सही आदात पूर्णांक संख्या। इन्हें जेड से बताया जाता है। नातिक अदद, नातिक अदद किसे कहेंगे? जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं लेकिन जहाँ पर q बराबर 0 नहीं लिया जाता है। चलिए इसे अच्छे से समझते थोड़ा सा। p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, मिसाल के तौर पर 1/2। तो ये एक नातिक अदद की एग्जांपल हो गई, मिसाल हो गई। अगर मैं लिखूँ 0, क्या ये नातिक अदद है? तो बिल्कुल ये भी नातिक अदद है, क्योंकि जिसके बटे में कोई नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। लेकिन शर्त यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप q की जगह पर आप 0 नहीं ले सकते। यानी मैं लिखने जाऊँ 1/0 तो ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है, इस तरह का नातिक अदद नहीं हो सकता है। अब ये p और ये q क्या है? तो ये p और q, p को शुमार कुनिंदा कहते हैं और q को नसब नुमा कहते हैं। शुमार कुनिंदा यानी कि अंश, और इसे कहते हैं छेद, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। तो नातिक अदद किसको बोलेंगे? हमारी भाषा में अगर कहा जाए कि बटे वाले नंबर, जो नंबर बटे में लिखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है p और q। ये p और q की जगह पर आप इंटीजर्स ले सकते हैं, यानी सही आदात पूर्णांक संख्या ले सकते हैं। पूर्णांक संख्या यानी सही आदात किसको कहा हमने? 0 भी, प्लस वाले भी तमाम नंबर और माइनस वाले भी तमाम नंबर। हाँ, अब बात गैर नातिक अदद की। तो गैर नातिक अदद किसको बोलेंगे? तो गैर नातिक अदद बोलेंगे जो p/q की शक्ल में नहीं लिखे जाते हैं। अगर p/q की शक्ल में ही हम उसे लिख देंगे तो वो तो नातिक अदद हो जाएंगे ना फिर। तो गैर नातिक अदद किसको बोलेंगे? जो p/q की शक्ल में नहीं लिखे जाते। ये हमेशा जज़र की शक्ल में लिखे जाते, अंडर रूट में लिखे जाते, वर्गमूल में लिखे जाते। लेकिन यहाँ पर शर्त दूसरी ये है कि अंडर रूट के अंदर, जज़र के अंदर, वर्गमूल के अंदर कामिल मुरब्बा या कामिल मकब नहीं होना चाहिए। अब कामिल मुरब्बा, कामिल मकब क्या है? तो हम अभी 8वीं जमात में सबक नंबर 6 और सबक नंबर 7 में तकरीबन हम पढ़ चुके हैं। जैसे 1 का मुरब्बा होता है 1, 2 का मुरब्बा होता है 4, 3 का मुरब्बा होता है 9, 4 का 16 और 5 का 25। ये होते हैं मुरब्बे। उसी तरह हम मकब की बात करें तो 1 का मकब, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का 64 और 5 का 125। ये होते हैं मकब। घन गुजराती में कहा जाता है और इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है। ये स्क्वायर और ये क्यूब। हाँ, तो मैं ये कह ये रहा था मैं कि गैर नातिक अदद किसे कहते हैं? कि अंडर रूट में तो लिखे जाते हैं, वर्गमूल में तो लिखे जाते हैं, लेकिन वर्गमूल में कामिल मुरब्बा या कामिल मकब नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन नहीं होना चाहिए। अगर मैं लिखूँ √4, क्या ये गैर नातिक अदद है? तो ये गैर नातिक अदद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √4 बाहर आकर तो 2 हो जाने वाला है ना। ये √4 अगर मैं लिख रहा हूँ तो वो बाहर आकर क्या हो जाएगा? 2 की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसलिए अंडर रूट में कामिल मुरब्बा या कामिल मकब नहीं आना चाहिए। अब आप सोचेंगे सर ये कामिल मुरब्बा या कामिल मकब किस तरह समझेंगे हम? तो कामिल मुरब्बा किसे कहा जाता है? ऐसा नंबर
जो किसी दूसरे नंबर का मुरब्बा हो वो कामिल मुरब्बा कहलाता है। जैसे कि मैंने लिखा है 4, तो 4 जो है वो एक कामिल मुरब्बा है। क्यों कामिल मुरब्बा है? क्योंकि वो 2 का मुरब्बा है। उसी तरह 9 जो है वो भी एक कामिल मुरब्बा है, पूर्ण वर्ग है। क्यों कामिल मुरब्बा है वो? क्योंकि वो 3 का मुरब्बा है, इसलिए वो कामिल मुरब्बा कहलाएगा 9। तो गैर नातिक अदद की हमने क्या डेफिनेशन समझे यहाँ पर? पहली तो ये कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। दूसरी ये कि उसे अंडर रूट में तो लिखा जाता है, जज़र में तो लिखा जाता है, लेकिन जज़र में कामिल मुरब्बा या कामिल मक़ब नहीं होना चाहिए। अगर मैं लिखूँ √27, क्या ये गैर नातिक अदद है? नहीं, क्योंकि 27 जो है वो 3 का क्यूब है। अभी देखा हमने 3 का मक़ब है, इसलिए √27 ये भी गैर नातिक अदद नहीं होगा। तो फिर गैर नातिक अदद क्या होगा? तो पहली एग्जाम्पल है उसकी √2, फिर है √3, फिर है √5, √7, इस तरह से नंबर होते हैं। देखिए 2 जो है वो कामिल मुरब्बा नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर भी नहीं। 3 जो है वो भी कामिल मुरब्बा नहीं है। 5 जो है वो भी कामिल मुरब्बा नहीं है, और 7 जो है वो भी कामिल मुरब्बा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण 1, मिसाल नंबर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, यहाँ से सिर्फ समझा दूंगा मैं, तो आप उसको अच्छे से समझ लेंगे। नीचे ना विधानों सत्य 6 के असत्य कारण सहित उत्तर आपो। नीचे दिए गए जुमले जो है वो सही है या गलत है, ये हमको उसकी वजह के साथ हमको ये जवाब देना है। चलिए सबसे पहला है कि दरेक पूर्ण संख्या ए प्राकृतिक संख्या 6। जितने भी पूर्ण संख्या यानी कि मुकम्मल आदाद होते हैं वो प्राकृतिक संख्या होते हैं, वो तबई आदाद होते हैं। देखिए तबई, पहले हम देख लेते हैं कि भाई पूर्ण संख्या यानी कि मुकम्मल आदाद, तो मुकम्मल आदाद कौन से थे? 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह लामहदूद, ये क्या थे? मुकम्मल यानी कि पूर्ण, है ना। हाँ, दूसरा क्या बोला है? तबई यानी कि प्राकृतिक, यही बोला है। तो प्राकृतिक क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 से लेके लामहदूद तक ये होते हैं ना। हमको क्या बोला है कि ये जो होते हैं वो ये भी होते हैं। दरेक पूर्ण संख्या है प्राकृतिक संख्या होती है। ये मुझसे सवाल पूछा कि भाई जितने भी मुकम्मल आदाद होते हैं क्या वो तबई आदाद होते हैं? तो ये जुमला गलत है, फॉल्स है। क्यों? पहले नंबर से ही हमको पता चल जाएगा। मुकम्मल आदाद में 0 आता है, लेकिन तबई अदद में 0 आता है क्या? नहीं। ये आगे वाले नंबर को देखने की ज़रूरत है ही नहीं। मुकम्मल अदद में 0 आता है जबकि तबई अदद में 0 नहीं आता है, इसलिए ये जुमला जो है वो कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। चल उसके बाद दरेक पूर्णांक ए सम्य संख्या 6। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। पूर्णांक किसे कहा हमने? वो कहा हमने सही आदाद को, 0 प्लस वाले तमाम नंबर और माइनस वाले तमाम नंबर, है ना। उसके बाद सम्य, ठीक है, तो सम्य किसे कहा हमने? वो कहा नातिक को, है ना। चलो अभी क्या बोल रहे हैं कि भाई जितने भी पूर्णांक संख्या होते हैं वो सम्य संख्या भी होते हैं। तो ये जुमला बिल्कुल सही है। क्यों सही है? मैंने बताया आपको कि इसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, और P और Q क्या होते हैं? तो वो सही आदाद ही होते। अगर मैं बात करूँ यहाँ से एक नातिक अदद है, तो हाँ बिल्कुल ये सम्य संख्या है, नातिक अदद है। क्यों? क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। जिस तरह जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है ना, उसी तरह जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है। चलिए एक सही अदद और ले लेता हूँ मैं, मिसाल के तौर पर -2। क्या ये एक सम्य संख्या है? क्या ये एक नातिक अदद है? तो हाँ बिल्कुल ये एक नातिक अदद है। पता क्या चला कि जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है, जितने भी सही आदद होते हैं वो नातिक अदद भी होते हैं, सम्य संख्या भी होते हैं। तो दरेक पूर्णांक ए सम्य संख्या चाहिए, कैसा होगा? सही होगा, ट्रू होगा। चलिए उसके बाद लास्ट वाले की बात करते हैं हम। दरेक सम्य संख्या ए पूर्णांक 6। देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला कि भाई दरेक पूर्णांक ए सम्य संख्या 6, तो ये सही हुआ। तो ये सेंटेंस जो है वो इसका उल्टा है, तो ये सही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना।
यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि भाई जितने भी सही आदत होते हैं तो वो सम में संख्या होते हैं, नातिक अदद होते हैं। लेकिन जितने भी नातिक होते क्या वो सम में होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए इसको समझ भी लेते हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने -2/1। ये नातिक अदद तो है लेकिन ये पूर्णांक संख्या है नहीं है। क्यों? क्योंकि P/Q का जो अधिकार है, जो हक है, वो सिर्फ नातिक के पास में। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 4/3। तो ये एक नातिक अदद है, ये एक सम्य संख्या है, लेकिन ये एक सही अदद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि P/Q का जो हक है वो सिर्फ किसके पास में है? सम्य संख्या के पास में है। मुझे उम्मीद है कि मिसाल नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल आते हैं आपको। चलिए लगे हाथ तो मिसाल नंबर 2 भी हम देख लेते हैं। सवाल दिया हुआ है कि एक अन्य बेवचनी 5 सम्य संख्याओं शोधो। 1 और 2 के दरमियान 5 नातिक अदद आपको बताने हैं। और इस तरह के भी सवाल आपको एग्ज़ाम में आएंगे और 100% आएंगे। अच्छी आपको तैयारी करनी है। देखिए 2 तरीके हैं इस तरह के सवाल को। जब भी आपको बोला है कि भाई ये 2 अदद है, नातिक अदद है, इनके दरमियान आप इतनी अदद बताओ, 5 नातिक अदद बताओ, 6 नातिक, वॉटेवर जितने भी आपको नंबर दिए। 2 तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको ठीक लगे वो आपको करना है ना। चलिए पहले हम इसको समझ लेते कि भाई हमको सवाल क्या पूछा है। तो हमको सवाल पूछा है कि ये अदद दिखाते हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है ना। चलो इन दोनों के दरमियान नातिक अदद आपको बताने के भाई कितने नातिक अदद है। कोई बात नहीं, हम बता देंगे, है ना। चलिए कितने नातिक अदद बोला है हमको? तो 5 नातिक अदद बोला है। 5 सम्य संख्याओं ये हमको बोला है कि भाई 5 नातिक अदद आप बताइए। देखिए एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, और ये आप जब तक करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपको कोई चीज़ की टेंशन नहीं होगी और आप अच्छे से आंसर लेके आएंगे और सही आंसर लेके आएंगे। चलिए पहला नंबर है 1 और दूसरा नंबर है 2, है ना। इन दोनों के दरमियान ही बताना है। चलिए इसको पहले नातिक बना दो, तो बटे में 1 डाल दिया, नातिक बन गया, सम्य बन गया। इसके बटे में 1 डाल दिया, नातिक बन गया, है ना। कितने नंबर पूछा है हमको? 5 नंबर पूछा है। तो यहाँ पर आप 6 से गुणा कर दे दो। अब नियम क्या है? अगर ऊपर 6 से गुणा कर दिया तो नीचे भी 6 से देना पड़ेगा। यहाँ पर भी 6 से और यहाँ पर भी 6 से। देखिए हम 6 से गुणाकार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको 5 सम्य संख्या पूछा है। अगर से हमको 6 सम्य संख्या पूछता तो हम 7 से देते। यानी कहने का मतलब आपको ज़रब गुणाकार कितने से देना है? जितने भी हमको नंबर पूछे उससे 1 ज़्यादा। अगर 10 नंबर पूछता तो मैं 11 से गुणा कर देता। अगर 15 नंबर पूछता तो मैं 16 से गुणा कर देता। समझ रहे नहीं समझ रहे भैया आप? जितने भी नंबर हमको पूछा है उससे 1 ज़्यादा से हमको क्या करना है? उसको ज़रब दे देना है, गुणाकार दे देना है। चलिए अब इसका तरीका क्या है? तो ये हो जाएगा 6 1 6 बटे में 6 1 6। ये क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 बटे में 6 1 6। देखिए अब इन दोनों के दरमियान आप 5 नातिक अदद एकदम अच्छे से बता पाएंगे। ये है 6/6 और ये है 12/6। 6 के बाद में क्या आता है? तो आता है 7/6। इसके बाद क्या आता है? तो आता है 8/6। इसके बाद 9/6 और इसके बाद 10/6 और इसके बाद 11/6। चलिए देखिए 1 2 3 4 5। तो इन दोनों के दरमियान अपने 5 नातिक अदद बता दिए और यही है आपका आंसर। एक और तरीका है, चलिए वो तरीका भी देख लेते। यहाँ पर था 1/1 और यहाँ पर था 2/1। अब दोनों का आप 10 से ज़रब दीजिए। यहाँ पर भी 10 से दे दिया, यहाँ पर भी 10 से दे दिया। अब ये क्या हो गया? ये हो गया 10/10 और ये क्या हो गया? ये हो गया 20/10, है ना। 10 और यहाँ है 20, दोनों में 10 बटे में वो तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 20 है। तो 10 और 20 के दरमियान कितने नंबर आते हैं? तो टोटल 9 नंबर आते हैं, है ना। तो 9 में से हमको तो 5 ही बताने हैं। तो मैं एक बता देता हूँ भाई 11/10, एक बता देता हूँ 13/10, 15/10, 17/10 और 19/10। इस तरह मैंने ताक अदद में बता दिया है। तो देखो इन दोनों के दरमियान 1 2 3 4 5 नातिक अदद हमने बता दिए। ये भी आपका आंसर राइट है और ये भी आपका आंसर राइट है। लेकिन ये जो 10 से गुणाकार करने वाली जो बात है, ये हम कब फॉलो करेंगे? जब हमको 5 नंबर बोलो, 6 नंबर बोलो, लास्ट 9 नंबर तक पूछा जाए हमको कि भाई 9 नंबर आप बताइए, तभी हम ये वाली ट्रिक 10 वाली फॉलो कर सकते। अगर हमको बोला है कि भाई 11 नातिक अदद बताओ इन दोनों के दरमियान, तब ये काम नहीं करेगा भाई।
तब आपको 20 से या उससे आगे से गुणा कर देना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए ये समझने के लिए कि आप 6 से भी गुणा कर देंगे इस वाले क्वेश्चन को तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और अगर आप 10 से भी देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है अगर से तो आप 2 से 3 मरतबा इस वीडियो को रिवाइज़ कीजिए और क्वेश्चन इधर देखिए, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर वीडियो को रोक कर खुद से करने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, खुदा हाफिज़, मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह।